वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ही ली है मंजिल को पाने की जिद, जब ठान ही ली है मंजिल को पाने की जिद, उसे पाने से पहले पीछे हटेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मेरी लगातार सुपर 10 की क्लास आ रही है, आज मेरी ये सुपर 10 की क्लास फिर से मैं अपनी एक प्यारी सी सुपर 10 की क्लास लेकर के आया हूँ आपके बीच। और दोस्तों, मैं बता दूँ, जो भी मेरा प्यारा बच्चा, मेरा स्टूडेंट अगर मेरी प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास ले रहा है और सुपर 10 में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा। और मेरा सुपर 10 का मेन उद्देश्य है आपको यहाँ पर मैं जिस लेवल के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न के वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले। दूसरा मेरा उद्देश्य है आपकी स्पीड को इंक्रीज कराना, कैसे हम मैनेज करके अपने हम मैथ में 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा स्पीड के बारे में, जब मैं स्पीड को मेंटेन करा ही रहा हूं, तो थोड़ा सा और मैं आपका 2 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। आपको एक बात बता दूं, जब भी आप पेपर देने जाना, ठीक है, आप सबसे पहले देखो सेक्शनल पेपर है, तो आप सबसे पहले जीएस और हिंदी को सॉल्व कर लेना, जीएस और हिंदी को सॉल्व कर लेना, और उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग को करने बैठना। और जब मैथ और रीजनिंग को करने बैठना, तो वहाँ पर जैसे ही मैथ का अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में है या ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके तुरंत आगे जाना। जीएस और हिंदी टोटल कर ही लोगे, उसके बाद आप पूरे मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जिससे कि देख सको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो सिर्फ देखते ही देखते बन जाते हैं, सिर्फ 4 से 5 सेकंड के टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं। और लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो, आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिखाई दिया, वो आपको लग रहा अरे ये तो आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आ जाएगा कहा, उसके चक्कर में आप लोग अपने 4 से 5 मिनट बर्बाद कर दो। ठीक है, और जब आपके आगे वहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देख ही नहीं पाते हो, 4 से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का और लास्ट में बच जाए, आप छोड़ ही दो। ठीक है, वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। वहाँ पर जब आपसे शिफ्ट वाले बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल साधारण बैच का ऐसा आया था, सेकंडों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तब आपके मन में बहुत ही पश्चाताप होता है कि अरे अगर मैंने उस क्वेश्चन में इतना टाइम लॉस नहीं किया, अगर मैं उस क्वेश्चन को देख लिया होता। ठीक है, या आप खुद ही जब ऐसे क्वेश्चन में उलझते हो और उसके बाद जब आगे बढ़ते हो, जब 1-2 मिनट का टाइम बच जाता है, तब आप फटाक दे क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हो। वहाँ देखते हो अरे ये क्वेश्चन रह गया, अरे ये तो आ जाएगा, अब तो टाइम नहीं है, लगा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और देखो, जो पुराने स्टूडेंट है, डेली मॉक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें सब पता है, पूरी रणनीति पता है। ठीक है, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट है, उनको अभी इतना नॉलेज नहीं है कंपटीशन के एरिया का। वो क्या करते हैं, ना कोई मॉक दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, डायरेक्ट जाकर के एग्जाम में बैठते हैं। यहाँ रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई मॉक नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है जो आप लोग मॉक नहीं, जो भी लड़का मॉक नहीं दे रहा है, जो भी स्टूडेंट मॉक नहीं दे रहा है, उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी भी जिसके पास टाइम है, क्योंकि पेपर देखो काफी लंबा चलने वाला है, कुछ बच्चों का तो फरवरी में भी पेपर हो, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप डेली 2-2 मॉक दीजिए। ठीक है, आप पेपर बिल्कुल नजदीक है, डेली 2-2 मॉक दीजिए। ठीक है, देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप आज की मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है। मेरा सुपर 10 का बस एक ही उद्देश्य रहता है, मेरी क्लास बस आधे घंटे में 10 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखो, मेरी आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक फल की दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य, एक फल की दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल की दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या है। ठीक है, यहाँ पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ पूछा गया। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आता सबको है, लेकिन यहाँ पर देखो मेरा उद्देश्य जो है आपकी टाइम को इंक्रीज कराना। अब टाइम ऐसे क्वेश्चन में कैसे बचाओगे, यहाँ पर देखो अब बच्चे क्या होते हैं, डाउट में चले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य, इसमें लाभ होगा हानि होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम के आप लोग ऐसे क्वेश्चन किया करो। आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फिर भी आपका क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 40 सेब का क्रय मूल्य, अब भैया आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो 40 सेब का सीपी और 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मीन्स एसपी, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पर अब देखो सीपी और रेशियो एसपी का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्रय मूल्य 3 रुपये है, विक्रय मूल्य 4 रुपये है। ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। उसको क्रय मूल्य सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, विक्रय मूल्य सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो लाभ परसेंट वो क्यों ना निकाल पाएगा। तो लाभ 1 का होगा बटे 3 × 100,
33 सही 1/3% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर सिस्टम का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, बस इनमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन को सेकंडों में लगा लेना है और कैलकुलेशन से तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 3 13, 13/5 लिख सकते हैं। देखो 13/5 इंटू 26 एक कम 26 और 9 कितना होता है 35 और 10 45, 45 बटे यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 26, यहाँ पर 36 18, 18 2 20/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जो जिससे कैंसिल हो रहा है काट दो, 13 दूना 26 हो जाएगा 5 और 9 45 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 9 हो जाएगा और 2 यहाँ पर 10 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना आया 30। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आजकल के देखो जितने भी पेपर हो रहे हैं, मैं लगातार इतने समय कंटिन्यू पेपर को देख रहा हूं, जितने भी न्यू पैटर्न में एग्जामिनर पेपर को बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बस देखो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं ला रहे हैं। अब सिर्फ एग्जामिनर ने अपना एक उद्देश्य बना रखा है पेपर में कि वो अगर पेपर को हार्ड करना है तो क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले बार यूपीएसआई का पेपर हुआ, यूपीएसआई के पेपर में टीचरों ने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई। ठीक है, बहुत ही अच्छे हार्ड क्वेश्चन कराए, क्योंकि पीएसआई देखो अच्छे लेवल की पोस्ट थी। ठीक है, तो वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ कवर कर, लेकिन वहां पर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो वहां पर आपको कठिन दिख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से प्यारे से क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ वहां पर कैलकुलेशन का गेम था। जिन भी बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी थी वही क्वेश्चन को कर पाए, और बाकी जिनकी मैथ बहुत स्ट्रांग थी लेकिन अगर कैलकुलेशन वीक है तो वो क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। क्योंकि वहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे वहां पर ए किसी काम को 23 दिन में करता है, बी किसी काम को 127 दिन में करता है, सी किसी काम को 139 दिन में करता है, तीनों मिलकर के काम कितने दिनों में करेंगे। अब बताओ ये कैलकुलेशन कितनी हार्ड हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे। तो आप लोग कैलकुलेशन को अपनी बहुत स्ट्रांग रखिएगा, कैलकुलेशन से बिल्कुल मत घबराइएगा, डेली मॉक दीजिए और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है बहुत कैलकुलेशन कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 63,404 रुपए को ए और बी के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए के हिस्से के 5 गुना और बी के हिस्से के 2 गुना के बीच का अंतर है। देखो ये क्वेश्चन आते सबको हैं, लेकिन इनमें अपना आप कितना टाइम बचा पाते हो। ठीक है, कितना टाइम बचा पाते हो बस ये यहाँ पर मायने रखता है। जैसे कि देखो आप क्या करोगे, ये रेशियो 4:7 का है, तो आप सबसे पहला काम करोगे इन वैल्यू को निकालोगे। ठीक है, बहुत सही काम। 7 4 11 हो जाएगा, 11 आपके बराबर हो जाएगा 63,404 के। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 1 = कितना आ जाएगा 11 5 55, यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, 11 7 77 होता है और यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 तो यहाँ पर 66 और यहाँ पर 4 11 4 को 44 होता है। ठीक है, 57 64 आ गई 1 की वैल्यू। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यही तो करोगे, यहाँ पर 4 की वैल्यू निकाल लोगे और 7 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, वो देखो मैं बाद में निकाल लूँगा, वो मैं बाद में निकाल लूँगा। अभी मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ए के हिस्से के 5 गुना, ए का हिस्सा अभी मैं ये छोटी वाली ही वैल्यू मान रहा हूँ। ए का हिस्सा मैंने यहाँ पर 4 माना है, बी का देखो दिया ही रेशियो में 4 और 7 दिया ही है, तो ए के हिस्से का 5 गुना, तो इसको मैं 4K मान लेता हूँ। ए के हिस्से का 5 गुना और बी के हिस्से के 2 गुना के बीच का अंतर, और बी का हिस्सा है 7K के 2 गुने के बीच का अंतर, हमें ये यहाँ पर निकालना है। ठीक है, यही तो हमें निकालना है। अब देखो आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें एक तो आपका k कॉमन दिखाई रहा है और दूसरा आपका 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें 2 और k कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, अगर देखो 5 को 20 हो जाएगा, 20 के हो जाएगा, 2k कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 10 बचा, माइनस यहाँ पर देखो 2 हमारा कॉमन हो गया, k कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 7 बचा। अब देखो यहाँ पर कितना बचा 2 तो हमारा ये है 2k और इंटू हमारा ये 3 बचा। ठीक है, हमें यही तो मान निकालना है 2k इंटू 3। ठीक है, हमें देखो यही मान निकालना है। अब यहाँ पर देखो 2 और k का मान कितना है, अब देखो k, ठीक है, k का मान कितना है
k का मान वही, देखो यहाँ पर अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो ये आपका 4k था, ये आपका 7k था, तो ये यहाँ पर 11k हो जाएगा। ठीक है, 11k हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 आपका इधर हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर k का मान आ जाएगा। ठीक है, नहीं चाहते तो आप 1 की मान यहाँ पर k के स्थान पर रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट हो जाता सर यहाँ पर 1 के बराबर है, आप k के बराबर लिख रहे हो। ठीक है, तो k बराबर आपका ये दिया हुआ है, मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप k का मान रख दोगे तो कितना हो जाएगा 5764, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा। यूनिट डिजिट से हम एक बार देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, लास्ट में 4 किसके हैं? लास्ट में 4 भैया 2 ऑप्शन के हैं। ठीक है, लास्ट में 4 मेरे प्यारे बच्चे 2 ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन देखो थोड़ा सा और यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 2 ऑप्शन में, तो यहाँ पर लगभग 34,584 दिया हुआ है और यहाँ 45,384 दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हो, लगाना चाहो, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर 3 दूनी छोटी छोटी वैल्यू का गुणा कराया 6 आया, ये 5,764 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर 5,000 ही सपोज डेट मान लें, ठीक है, 6 का 5 से गुणा कराओगे तो 30,000 आएगा। ठीक है, और ये 764 एक्स्ट्रा है, तो 30,000 लगभग 30,000 प्लस हमारा आंसर आएगा। तो ये 45,000 तो बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही आप टिक कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करा लो। जैसे कि 3 दूनी 6 और 6 का यहाँ पर देखो हम इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 6 चक्को 24, 6 36 होता है, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, और 6 7 42, 42 3 45 होता है, 6 5 30, 30 4 34 होता है। ठीक है, 34,584 देखो वही आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। रवि एक दिन में 6 घंटे काम करके 15 दिनों में एक काम पूरा करता है। रवि एक दिन में 6 घंटे काम करके, भैया 6 घंटे वो काम करता है और उसको 15 दिन लगते हैं। कर सकता है 10 दिन में काम पूरा करने के लिए, 10 दिन में काम पूरा करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? उसे x दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 3 6, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने मेंसुरेशन की एक क्लास आपको अपलोड कर रखी है। मेंसुरेशन की एक क्लास आपकी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के फार्मूले कराए थे और मैंने आपसे कहा था मैं एक क्लास और लेकर के आऊँगा जिसमें बचे हुए सारे फार्मूले आपके कवर करा दूंगा। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है अगर आपने वो क्लास देखी है, क्योंकि उसमें मैंने ट्रायंगल के सभी फार्मूले और प्लस उसमें टिपलेट, ठीक है, 2 चीज़ें मैंने उसमें कवर कराई थी। अब देखो ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर वो क्लास आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्र, एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार क्षेत्र के 7/15वें हिस्से के लगभग बराबर है। ठीक है, इसमें इनका कहने का मतलब है जो वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र, एक हमारा कोई दूसरा त्रिभुजाकार क्षेत्र है उसके एरिया के 7/15वें हिस्से के बराबर है। यही देखो यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिभुजाकार क्षेत्र के 7/15वें हिस्से के लगभग बराबर है, जिसकी भुजाएं इतनी दी हुई, जिसकी भुजाएं 110 मीटर, 600 मीटर और 610 मीटर है। ठीक है, बाग का व्यास हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा, अब आपको यहाँ पर देखो भुजाओं से ट्रायंगल को पहचान सकते हो कि ये आपका ट्रायंगल कौन सा है जिसकी भुजाएं 110, 600 और 610 हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो मैं टिपलेट आपको लिखा रहा हूँ बिल्कुल रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टिपलेट थे वो सभी मैंने लिखा दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक टिपलेट ही यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप टिपलेट को देख करके पहचान जाते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा लगभग 1 मिनट का आपका यहाँ पर टाइम बच जाता है, क्योंकि नहीं तो आप पहले तो इसमें घूमोगे थोड़ी देर, ये कौन सा त्रिभुज है, इसमें हम एस वाला फार्मूला लगा करके एरिया निकाल लें या कोई दूसरा ट्रायंगल है किससे हम निकाल लें, काफ़ी देर सोचोगे उसके बाद क्वेश्चन को कर पाओगे। अब यहाँ पर जैसे कि देखो मैंने देखा
110, 600 और 661। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने इनको रेशियो के फॉर्म में बना लिया। रेशियो के फॉर्म में बनाओगे तो 11, 60, 61 आ जाएंगे, 0, 0, 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 11, 60, 61 का मैंने एक प्यारा सा टेम्पलेट आपको लिखा रखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 11, 60, 61 टेम्पलेट है कि नहीं है वो आप लोग साइड में चेक कर लेना। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वो जा करके क्लास देख लेना। मैं यहाँ पर अब बहुत डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर यह देखो एक समकोण त्रिभुज हो गया, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज आपका कैसा होता है, देखो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। सबसे बड़ी वाली भुजा हमारी कर्ण होती है और एक भुजा हमारी आधार हो जाएगी और एक भुजा हमारी लंब हो जाएगी। इसमें देखो लंब और आधार हम किसी भी भुजा को मान सकते हैं, वो हमें एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल कर्ण हमें ध्यान देना होता है, कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका 600 है और ऊंचाई आपकी कितनी है, 110 है। तो यहाँ पर देखो हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा एरिया आ जाएगा 300। देखो 2 से काट देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा 300। 300 इंटू 110। ठीक है, 300 इंटू 110 होगा। अभी देखो हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार क्षेत्र के 7/15वें हिस्से के लगभग बराबर है। ठीक है, अब जो वृत्ताकार बाग का एरिया है वो त्रिभुजाकार एरिया, ठीक है, त्रिभुजाकार एरिया हमारा ये हो गया, इसके 7/15वें हिस्से के बराबर है। तो इसका हम 7/15वां निकाल लेते हैं। देखो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आया, 20 इंटू 110 इंटू 7। ठीक है, इतना बचा। ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज, ये बराबर हो जाएगा वृत्त के एरिया के। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो साइड में कर लेते हैं। वृत्त का एरिया है πr², 20 इंटू 110 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त के कहा नहीं जा रहा है आपसे कि जो त्रिभुज का एरिया है उसका 7/15वां वृत्त का एरिया है। तो इसका देखो मैंने 7/15वां निकाल लिया और यहाँ पर मैंने वृत्त के एरिया के बराबर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर पाई के मान से इसको हम काट देंगे। पाई का मान होता है 22/7 इंटू r² बराबर 20 इंटू 110 इंटू 7। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर 22 से हम काट रहे हैं सीधा, तो देखो 22 पंचे 110 होता है। ठीक है, 22 पंचे 110 होता है। अब यहाँ पर कितना आ गया, 20 पंचे 100। ठीक है, 20 पंचे 100 हमारा ये हो गया और इंटू हमारा 7 ये हो गया और एक 7 ये हमारा इधर वाला भी इधर आ गया। अब देखो ये हमारा बचा r²। अब r का मान निकालेंगे तो 10 इंटू 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बाग का व्यास क्या होगा। बाग का व्यास यानी हमसे 2r का मान पूछा जा रहा है। 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140। 140 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स करिएगा। मेरी लगातार सुपर 10 की क्लास आ रही है, उन्हीं में सुपर 10 की क्लास के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से करा दूंगा जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 रुपये में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के समान है, तो ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ एक काम करना होता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना होता है। दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। देखो दोनों वैल्यू कौन सी है हमारी, 1754 और 1492। 1492 को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम 2 से भाग दे देंगे, देखो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर
1523। यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बच्चे आते हुए भी गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1623 ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, 1523 ऑप्शन में दिया है, और कोई यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे मुझसे ही कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम 1530 को ही टिक करते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पर एनओटी भी तो दिया है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, अपने ऊपर पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस रखना, नहीं मैं सही हूँ, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1190 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। यदि 12.5% की छूट दी जाती तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो इनका कहने का मतलब है कि 15% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचा गया, यदि 12% की छूट दी जाती तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो 15% की छूट के बाद ये वस्तु 1190 रुपये में बेची गई, 1190 में ये बेची गई, कोई वैल्यू अपने आप में 100% में होती है, उसको 15% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो ये जब 1190 की बेची गई परसेंटेज में ये 85 के बराबर है, परसेंटेज में ये 85 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर आप 100% का मान निकालोगे, 100% का मान निकालोगे तो आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, वो टोटल उसका मार्क प्राइस कितने रुपए था, ठीक है। फिर यहाँ वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है यदि 12.5% की छूट दी जाती तो आप उस मार्क प्राइस पर 12.5% की छूट दे करके तब वहाँ पर बता सकते थे कि इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो उतना सब करने के बजाय सीधा हम डायरेक्ट ही क्यों ना निकाल लें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो मार्क प्राइस पर ये भी छूट दी जा रही है 15%, आपसे यहाँ पर मार्क प्राइस की ही बात कही जा रही है। अगर 15% ना दे करके 12.5% की छूट देते तब उसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो यहाँ पर ये 85 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपसे वैल्यू कितने की पूछी जा रही है, आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है तो वो 12.5%, यानी कि 100 में अगर 12.5 की छूट दोगे तो यहाँ पर 87.5 आ जाएगा, ठीक है, 87.5 हो जाएगा। अब हमें इस वैल्यू को बस केवल यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर पॉइंट से यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, 0 से 0 हमारा कैंसिल भी हो गया, और यहाँ पर 17 7 119 होता है, 17 5 85 होता है, यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 2 55 25, ठीक है। 175 इंटू 7 आ गया, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 7 49, 3 52 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 1225, 1225 ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं बहुत ही जल्द आपके लिए सीआई और एसआई की क्लास में लेकर आना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम के अभाव की वजह से मैं सीआई और एसआई की क्लास नहीं ला रहा हूं, ठीक है। अगर मैं जिस दिन सीआई और एसआई आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, गर्दा उड़ा दूंगा, ठीक है, ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा सीआई और एसआई बिल्कुल आपके लिए खिलवाड़ लगने लगेंगे, और सीआई और एसआई आप कहोगे सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आए चाहे ना आए, सीआई और एसआई के क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 8400 रुपये है, किसी ब्याज की दर पर 5 वर्ष के बाद समान राशि पर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो इतने रुपए हो रहा है, ठीक है। 5% की रेट है, 8 वर्ष का टाइम है, आपको ब्याज कितना मिल रहा है 8400 रुपये। मूलधन यहाँ पर दिया नहीं है, किसी निश्चित राशि की बात की गई है, एक निश्चित राशि की बात की गई है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है किस ब्याज की दर पर रेट आपसे पूछी जा रही है, 5 वर्ष के बाद समान राशि पर, ठीक है, समान जो राशि ऊपर थी वही राशि यहाँ पर है, ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। मैंने आपको पीछे भी क्लास जितनी भी क्लास ली हैं वहाँ पर सीआई जहाँ पर एसआई के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, मैंने एक ही बात आपको बताई है, रेट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज। रेट इनटू टाइम बराबर ब्याज होता है,
तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जब रेट इनटू टाइम बराबर ब्याज होता है तो यहाँ पर 5% की आपकी रेट है और टाइम है आपका 8, तो कितना ब्याज हो गया 40%। हमारे अकॉर्डिंग तो 40% हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 840 है। यहाँ पर देखो अगर बहुत से बच्चे ये बात जानते भी हैं तो क्या गलती करेंगे, 40% की वैल्यू हो गई 840, तो वो 100% की वैल्यू निकालेंगे। कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में 100% की वैल्यू निकालने का, जब वही समान राशि दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है, टाइम आपको दिया है, टाइम आपको कितना दिया है 5 ईयर, रेट यहाँ पर आपको पता नहीं है, ठीक है, रेट हम मान लेते हैं x%, ठीक है, और आपसे क्योंकि कहा जा रहा है समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है, समान ब्याज या आप 840 मानो या समान ब्याज हमारे अकॉर्डिंग ऊपर कितना आया था 40%, यही तो आया था समान ब्याज 40% और 840 बराबर ही तो हैं। अब यहाँ पर x के स्थान पर हम कौन सी रेट रख दें तो ये 40% के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर भाई साहब मेरे बच्चे इसमें कितना रख दें 8% रख दें, तो ये क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी 40% के, तो 8% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने समझाने में इतना टाइम लिया है, अगर यहाँ पर आपका पूरा ये वाला डाउट क्लियर होता, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकंड लगते, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, अगर 10 नहीं तो 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा देते, ठीक है। तो यही सब तरीके आपके वहाँ पर टाइम मैनेज कराएंगे, क्योंकि देखो 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, वहाँ पर आप जितना अपना टाइम ऐसे क्वेश्चन में बचा पाओगे, मैंने कहा है वहाँ पर लगभग 20% 20% क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे, और जो आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम बचाओगे वो टाइम जा करके वहाँ पर लगाओगे, तभी आप मेरिट में क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो किसी का 1 नंबर से रहा, किसी का 2 नंबर से रहा, सर मेरा नॉर्मलाइजेशन हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, आप लोग यही करते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। इतने टाइम का तो एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो रहा हो जहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा ना जा रहा हो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है, 100% पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम एक तरीका भी बता देंगे और वो तरीका बिल्कुल अपने माइंड में बिठा के रखना अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्यों ना इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लें, जिससे कि इस क्वेश्चन में बहुत ही अपना अच्छा सा टाइम को बहुत ही अच्छे से हम टाइम को बचा सकें, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे आप लोग टाइम को बचाओगे, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कोमल ने ₹100 में एक वस्तु खरीदी, वह 25% की छूट देती है, तब भी वह 12.5% का लाभ अर्जित करती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आपको एक बात बहुत ही गौर से देखनी है कि यहाँ पर छूट दी हुई होती है और एक हमारा प्रॉफिट दिया होता है। क्या दिया होता है? प्रॉफिट। अब उसको आप कैसे याद करोगे? जैसे छूट को देखो हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट कहते हैं। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? पीपी फॉर प्रॉफिट। जहां पर आपको डीपी दी हो, जहां पर आपको डीपी दी हो, अरे यार डीपी तो अपनी डेली लेते हो ना, क्यों भूल गए, ठीक है। तो डीपी जहां पर दी हुई हो तो वहां से आपको सीए का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, सीए का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे याद रखना कि जहां पर डीपी दी हुई हो वहां पर सीए का मान प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या है सर, डीपी दी हुई हो सीए का मान ज्ञात हो जाएगा, यही है बिल्कुल। देखो यहां पर 25% की छूट, ठीक है, 25% की डिस्काउंट, 25% की डिस्काउंट है, तो 100 में अगर हम 25 का डिस्काउंट करेंगे, यहाँ पर देखो 100 से कोई मतलब नहीं, 100% जो हमारा होता है वहाँ पर अगर 100% में 25% की डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा? 75। ये हो गई हमारी डी यानी कि डिस्काउंट। पी हमारा क्या हो गया? 12.5% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 112.5, ठीक है, 112.5। अब इसको देखो हम रेशियो में बना लेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 25 तो कितना होगा? 75, और 25 चक्को 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, 25 पंचे 125,
15 दूनी 30, 15 ते 45। यहाँ पर देखो कितना आ गया, 2:3 का आ गया। अब ये काहे का रेशियो है, डीपी का रेशियो है। डीपी का में डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो है। ये जो आपका डीपी का रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो हमारा बराबर होता है सीए के। अब ये सीए कौन सी चीज़ है, ये सीए क्या है, सीए आपका ये हो गया जिसको आप कहते हो सीपी यानी कि क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में देखो मैं टाइम ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। 95% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करके जाना और इस क्वेश्चन को बस सिर्फ 5 सेकंड में उड़ा देना। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में उड़ा देना। यहाँ पर देखो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और ए जिसे हम बिल्कुल हिंदी में ही लिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सी का मतलब हो गया क्रय मूल्य, ठीक, सी का क्रय मूल्य, और ए को मान लो अंकित मूल्य, ठीक है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रय अंकित मूल्य, तो ए क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा हो गया डिस्काउंट और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। जहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट, जहाँ पर डीपी दिया हो वहाँ से हमें डीपी के रेशियो से हमें सीए का रेशियो पता चल जाएगा। सीए का रेशियो यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आ गया है 2:3 का, ठीक है। यहाँ पर 2 देखो 3 का रेशियो आ चुका है। ये हमारा किसका आ गया है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमारा ये रेशियो यहां पर आ चुका है। अब देखो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में इतना निकालने के बाद कुछ भी नहीं होता है। आपको क्रय मूल्य दे रखा है कि कोमल ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य आपके अकॉर्डिंग 2 है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य 2 है, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा, 100 के, ठीक है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूँ, तो यहाँ पर देखो 1 बराबर हो जाएगा 50 के, 1 बराबर हो जाएगा आपके 50 के, और आपसे मान पूछा जा रहा है 3 का, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कितना आ जाएगा 150। अंकित मूल्य का आपसे मान पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य का रेशियो यहाँ पर 3 में है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 150। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इतनी सब कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 से 95% अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मैंने इतना कुछ लिखा है, कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं साइड में बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये बातें आपकी सारी क्लियर है तो इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, देखो यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा जैसे इतना बड़ा बता जिसको हम 5 सेकंड में कैसे लगाएंगे। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ पर देखो क्या डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ है। सबसे पहले आपने 25% की यहाँ पर छूट देखी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 75 लिख दोगे। 12.5% का लाभ देखा तो 112.5 लिख दोगे। यहाँ पर इनका रेशियो निकालोगे, रेशियो जैसे निकालोगे तो यहाँ पर देखो 750 हो जाएगा और 1125 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटोगे नहीं तो आप सीधा 25 से काट दो, 25 3 75 और 25 चक्को 112, 25 पंचे 125। 15 से काटो, 15 दूना 30, 15 ते 45, ठीक है। 2:3 का रेशियो आया, ठीक है। क्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है 2 बराबर 100 के, 2 बराबर 100 के, 1 बराबर 50 के, 1 बराबर 50 के, तो आपका अंकित मूल्य 3 का मान पूछा जा रहा है 150। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या 5 सेकंड से ऊपर लगे, बिल्कुल भी नहीं लगे। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये मेरा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाए तो यहाँ पर तीसरा अनुपातिक यानी कि आपसे सी का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 0.8 का होल स्क्वायर करेंगे और 0.32 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 0.8 इंटू 0.8 हो जाएगा और अपॉन में 0.32 से भाग करेंगे। पॉइंट से पॉइंट हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 8 64 को 32 से भाग करेंगे 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि आज से आपके एग्ज़ाम बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आज से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग एनालिसिस देखना बिल्कुल भी ना भूलना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको मैं बिल्कुल कंटिन्यू एनालिसिस कराता रहूँगा, ठीक है। डेली मेरी अब एनालिसिस की ही क्लासें आएंगी। अब यहाँ पर मैं
सुपर 10, देखो सुपर 10 हो सकेगा तो मैं अपनी सुपर 10 को यहाँ पर से बंद करूँगा, ठीक है। सुपर 10 की क्लास आज से मेरी नहीं आएगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की क्वेश्चन आएंगे ना। देखो एनालिसिस देखने से बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जैसे कि अगर अब की बार मैं आपको बता दूं आरआरसी ग्रुप डी के पेपर में बच्चों ने सालों साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रटी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रटी, लेकिन जैसे ही पेपर हुआ, जिन बच्चों का बाद में पेपर होता है उनको देखो काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। वहाँ पर अब पेपर का उन्हें पैटर्न पता चल गया। पैटर्न क्या पता चल गया, उसमें देखो केवल वहाँ पर दर्पण, ठीक है, एक टॉपिक हमारा प्रकाश था और दूसरा हमारा दर्पण, ठीक है। लगभग 2 टॉपिक से वहाँ पर क्वेश्चन आए थे जीएस के, ठीक है। तो बच्चों ने पूरी फिजिक्स रटी, केमिस्ट्री रटी, बायो रटी, ठीक है, और लेकिन वहाँ पर फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे थे और केवल वही 2 टॉपिक से आ रहे थे। तो बताओ, और वो 2 टॉपिक आप एक दिन में तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जिन बच्चों ने उन 2 टॉपिक को पढ़ा, बस एक दिन पढ़ लिया और पेपर देने गए, वहाँ 6 से 7 क्वेश्चन उनको कवर हो गए। तो बहुत बड़ा एनालिसिस से प्रॉफिट होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस कराऊंगा। और मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी एनालिसिस से। तो डेली आप लोग एनालिसिस देखना बिल्कुल भी ना भूलना। आज की मेरी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे एसएससी जीडी वाले प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।